will last for 4 days in this week, and then you'll move on to your next workshop. So, am I audible to all of you? If yes, then let's start. All right. So I'll be sharing my screen with you. If you want me to send you the documents, please tell me and I'll send you them as well. But other than that, right now I'll be sharing the document via screen. All right. So can you see the screen? Please answer me so that I may continue. Okay, तो उससे पहले I will brief you guys about कि हम इस वर्कशॉप में, because it is only about of 4 days, so हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे. Since we know कि इंग्लिश ग्रामर जो है that is very vast और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन इस वर्कशॉप में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की सिर्फ वही चीज़ें करवाऊंगी जो कि हमारी स्पीच में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो उनका हमारी स्पीच के अंदर कोई लेना देना नहीं है. जब आपने अपनी स्पीकिंग डेवलप करनी है, आपने अपनी स्पीकिंग को अच्छा करना है, तो उसमें आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है. आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है जिनका इल्म आपको होना चाहिए, ताकि आपकी स्पीकिंग जो है वो ठीक हो. आपने कौन सा टेंस किधर इस्तेमाल करना है, कौन सा वर्ब किस जगह के कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको होना चाहिए. तो आज की वर्कशॉप का जो पहला सेशन है उसके अंदर हम टेंसेस पे बात करेंगे. ओके, तो अब मैं शुरू करती हूँ. तो टेंसेस एज यू ऑल नो, some might not know but still, कि टेंसेस हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. those are past, present and future. और उसके अलावा वो जो past, present and future हैं उनके अंदर हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं. फॉर्म्स हमारे पास एक होती हैं सिंपल फॉर्म, जिसके अंदर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं होते. वी हैव द कॉन्टिन्यूस फॉर्म. कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को बताती है, कि हम उसके अंदर कोई ऐसा वर्ब यूज करते हैं जो हमें ये बात बताता है दैट द एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड बट इट इज गोइंग ऑन. परफेक्ट टेंस जो है, अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस वाली जो टर्म है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूटी से है ये वर्ड, तो हमने आसानी से समझ लिया. आगे परफेक्ट वाला फॉर्म है तो उसमें हम उसके नाम से हम इतनी जल्दी हम नहीं पहुंच सकते. लेकिन परफेक्ट में आपने ये याद रखना है कि द एक्शन इज मोस्टली डन, हो चुका होता है, इवन इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर. हमें पता है कि कोई काम कब हो चुका होता है, जब हम कहते हैं कि पास्ट में ही हो चुका था. लेकिन इवन इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टेंस हमारे पास परफेक्ट फॉर्म उन दोनों की भी होती है, जो कि हमें बताता है कि द एक्शन इज कंप्लीटेड. उसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है हमारे पास, जो कि विच इज अ मिक्सचर ऑफ द परफेक्ट फॉर्म एंड द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. अब ये क्या बताती है ये हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, तो देन यू विल नो इट इवन बेटर. सो let's move on. So since this is a workshop, this is not a course on English grammar, so I have kept things very brief, वरना it is going to be very long और हमसे बिल्कुल हम एक ही टॉपिक पे हम लोग लगे रहेंगे. तो फर्स्टली वी हैव द पास्ट टेंस. ये नजर आ रहा है सबको, ये जो डायग्राम सी बनी हुई है, डायग्राम नजर आ रही है ना सबको? ऑलराइट. सो इन दिस डायग्राम मैंने ये बता दिया कि हमारे पास पास्ट टेंस जो है उसकी कितनी फॉर्म्स हैं हमारे पास. तो पास्ट की हमारे पास फॉर्म्स हैं, सिंपल है, यहाँ पे आगे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब मैंने इसके साथ जो कुछ हेल्पिंग वर्ड्स, कुछ की वर्ड्स जो लिखे हैं, दैट इज कि मतलब क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, दीज आर गोइंग टू टेल यू कि पास्ट की कौन सी फॉर्म जो है उसमें हमारे पास क्या बेसिक चीज़ है जो हो रही होती है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल है, सिंपल जब मैंने सिंपल इन जनरल बोला था किसी भी टेंस के लिए, तो मैंने बोला था कि वी डू नॉट हैव कॉम्प्लिकेटेड रूल्स. तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है. तो सिंपल फॉर्म जो है पास्ट टेंस की, यानी कि जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसमें आपने ये करना है कि दैट यू हैव टू ऐड आइदर डी और ed एट द एंड ऑफ द वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल अगर वॉक है, एक वर्ब है हमारे पास,
and then we're going to add ed to this. अब d और ed का मतलब है कि कुछ words जो होते हैं उनके साथ सिर्फ d लगता है तो वो past form में convert हो जाते हैं. कुछ verbs ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपको ed लगाना पड़ता है. ओके, तो अब हमारे पास जो walk है उसके साथ हमारे पास ed लगेगा. तो ये हमारे पास अगर आप verb के साथ ed लगा के फॉर एग्जाम्पल जो वर्ब मैंने मेंशन किया है, अगर उसके साथ आप लगा के किसी सेंटेंस में यूज करेंगे और उसके आगे पीछे और कोई चीज नहीं लगी हुई, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे जो और चीजें हैं उसमें हमें पता लगेगा कि सिंपल के दरमियान क्या फर्क है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट के दरमियान क्या फर्क है. अगर मैंने लिखा है आई वॉकड यस्टरडे, सिर्फ मैंने वॉक के साथ ed लगा के मैंने सेंटेंस में डाल दिया, तो दिस इज प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल. एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी. बट राइट नाउ द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम इज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट कि हर जो टेंस है उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन एंड पे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, एंड इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस विल सॉर्ट देम आउट. तो आगे हमारे पास है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है, कॉन्टिन्यूस वाले वर्ड से हमें याद है कि कॉन्टिन्यूस जो है वो रिफर कर रहा है द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, यानी कि द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं या जो या तो जब कॉन्टिन्यूस इन जनरल जो है आइदर वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उसका मतलब ये है कि हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो या तो पास्ट में चल रहा था, जो प्रेजेंट में चल रहा है, और जो फ्यूचर में चलेगा. ठीक है, चल रहा होगा यानी कि. ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हम लोग ग्रामर करते हैं तो हमें ज़्यादातर कहते हैं कि आपने लगाना है वर्ब प्लस ing, आपने लगाना है वर्ब प्लस ed. तो एक बात जो आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब वर्ब के साथ ing लग जाता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका मतलब ये होता है कि जब वर्ब के साथ d या ed लग जाता है, यानी कि उसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ऑलराइट, ओके. तो कॉन्टिन्यूस में जो पास्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म हमारे पास वो ये है, क्योंकि जो टेंसेस हैं दैट आर बेसिकली अबाउट कि आप वर्ब को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और वही वर्ब जो है जो जिसको आप जिस तरीके से चेंज करते हैं वो बताता है कि आपका टेंस कौन सा है. बाकी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट टेल यू अबाउट द टेंस. ओके, तो वर्ब टेल्स यू अबाउट द टेंस. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में आपने वॉज यूज़ करना है या वर यूज़ करना है, जो कि है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके साथ आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है, जिसका मतलब है कि आपने वर्ब के साथ ing फॉर्म लगा कर यूज़ करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग येस्टरडे, पहले मैं वॉक्ड था, अब वॉज वॉकिंग. वॉज वॉकिंग को अगर इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा कि मैं कल चल रहा था, यानी कि मैं कुछ कर रहा था, यानी कि द एक्शन वॉज गोइंग ऑन, द एक्शन वॉजंट कंप्लीटेड. मैंने बोला आई वॉक्ड, तो इसका मतलब था कि मैंने कल चल लिया था. ठीक है, और आज अभी मैं कह रही हूँ कि मैं कल चल रही थी, तो द एक्शन वॉज गोइंग ऑन, यानी कि द एक्शन वॉज इन अ कंटिन्यूटी. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास व्हाट इज दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आता है. तो पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट में आपने अपने वर्ब को के साथ डी या ed लगाना है, यानी कि उसे पास्ट में कन्वर्ट कर देना है. उसके अलावा आपने उसके साथ लगाना है had. तो the verb had is also a helping verb just like was and were, but it is only used in the perfect form, and it is only used in the past tense. हमारे पास जो है future perfect tense है और present perfect tense है, लेकिन there are other verbs जो उनके लिए यूज होते हैं, और वो verbs जो है helping verbs जो हैं वो past में नहीं यूज होते, और जो past वाले हैं वो उनमें नहीं होते. तो in past, for past perfect we have only one auxiliary verb या helping verb, that is what had. और इसके साथ आपने लगा देना है अपना वर्ब जो अपनी डी या ed के साथ लगा होगा, जिसका मतलब है कि वो पास्ट पार्टिसिपल है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड वॉक्ड इन द पार्क, इसका मतलब ये अभी मैंने क्योंकि हैड लगा दिया और मैंने अपने वर्ब के साथ डी या ed लगा दिया, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग कि ये जो मेरा जो सेंटेंस है इसमें मेरा वर्ब जो है वो ना तो कॉन्टिन्यूस में है, वो ना तो सिंपल में है, वो है परफेक्ट फॉर्म में, यानी कि द एक्शन वॉज कंप्लीटेड. ठीक हो गया. आगे हम चलते हैं तो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है.
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, लेकिन इस एज इट इज़ मिक्सचर नहीं है दोनों का। ये नहीं कि हमने कॉन्टिन्यूस भी डाल दिया और हमने परफेक्ट भी डाल दिया, हमने दोनों का कुछ कुछ हिस्सा लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें इधर, हमारे पास बीन जो है वो नहीं था, यहाँ पे एक एडिशन जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो बीन की हुई है। जिस तरीके से इज, एम, आर, वाज, वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इस तरीके से कहीं कहीं पे हम बी लगाते हैं, बी ई बी, और कहीं कहीं पे हम लोग बी डबल ई एन लगाते हैं, बीन। ये भी एक किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। ऑलराइट, तो अब हमने जो परफेक्ट का हमने यहाँ से हिस्सा लिया है वो हमने हैड लिया है। हैड जो है जो परफेक्ट में यूज़ हो रहा था वो हमने लिया, ये परफेक्ट का आधा हिस्सा हो गया। उसके अलावा जो हमने कॉन्टिन्यूस का हिस्सा इसमें डाला है वो हमने डाला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कॉन्टिन्यूस के अंदर आ रहा था वो हमने उठा के डाल दिया है इसके अंदर। तो यानी कि एक पार्ट परफेक्ट का और एक पार्ट कॉन्टिन्यूस का हमारे पास बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इन दोनों के दरमियान में आपने लगाना है बीन। अब ये आपने देखना है कि परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल है और कॉन्टिन्यूस में वी हैव द प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यानी कि उन दोनों का हमारे पास एक एक पार्ट है। ऑलराइट, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क। हैड जो है वो मुझे बता रहा है कि ये है पास्ट का ही कोई है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू नॉट नो द टेंस और ये सेंटेंस मेरे सामने किसी ने बोला है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट का है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि द हेल्पिंग वर्ब हैड इज ओनली यूज्ड विद द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हैड आ गया, ठीक है, बीन आ गया, एंड देन वी हैव द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब इज इन इट्स आईएनजी फॉर्म, यानी कि आई हैड बीन वॉक्ड नहीं बोला मैंने बोला है वॉकिंग, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क। तो ये हमारे पास हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। अब मैंने एक सीक्वेंस में आपको रखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डिस्कस प्रेजेंट फर्स्ट एंड डिस्कस पास्ट एंड देन दे गो टू टुवर्ड्स फ्यूचर, लेकिन ऑफ कोर्स माजी पहले होता है, फिर हाल होता है, एंड देन देयर इज अ फ्यूचर। ऑलराइट, सो अभी तक यहाँ तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, एंड आई होप कि आप लोगों के माइक्स बंद ही हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट देम डाउन, अगर नहीं है तो प्लीज़ टेल मी ताकि मैं आगे चलूँ। All right, since you have no questions, I will move on. So the next tense is present tense, which is that we moved from past towards the present. So the present tense, it has three forms as well. Four forms as well as the past tense had, meaning that it has simple tense, it has its simple form, it has a continuous form, the perfect and the perfect continuous forms. Okay. So in the present simple tense, it is again, क्योंकि मैंने शुरू में ही जब मैंने forms बताई थी, तो when I told you a little about the characteristics of the forms of tenses, तो वो जो forms हैं ना, forms की जो characteristics हैं, they apply to every tense, यानी कि वो past के simple पे भी apply होते हैं और वो present के पे भी होता है और वो future पे भी होता है। मैंने सिंपल के बारे में आपको बोला था कि दैट इट हैज़ नो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, तो यहाँ पे भी फॉर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वी डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स। यहाँ पे जो आपने एक बात याद रखनी है, फॉर एग्जांपल पास्ट में हमारे पास था कि आपने डी या ईडी ऐड करना है अपने वर्ब के साथ। यहाँ पे जो आपने प्रेजेंट में जो बात याद रखनी है वो ये बात है कि अगर तो आपका जो सब्जेक्ट है, इफ योर सब्जेक्ट इज आइदर द थर्ड पर्सन और इट इज सिंगुलर, तो तब आपने यू हैव टू ऐड एस विद द वर्ब। अब आपने प्रोनाउंस तो पढ़े होंगे, लाइक एवरीबडी नोज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट, लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन वो हमारे पास शख्स होता है, एवरीबडी नोज के द पर्सन हु इज नॉट ओवर देयर, यानी कि वो वहाँ पर नहीं होता। सेकंड पर्सन वो होता है कि जो दैट पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी। थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज नॉट इन द कन्वर्सेशन ओवर देयर, यानी कि अभी वो हम कॉन्वर्सेशन के दौरान वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाते हैं वर्ब्स लाइक शी,
ही यानी कि शी ही हम तब बोलते हैं शी डज दिस, ही डज दैट। तो यहाँ पे जब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो हमें इससे अंदाजा होता है कि हम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट अराउंड अस राइट नाउ, दैट पर्सन इज समवेयर एल्स। या तो हम इधर बैठे हुए हैं और वो उधर बैठा हुआ है, और यानी कि वो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन नहीं है अभी। मोस्टली इसमें ये होता है कि द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, द थर्ड पर्सन इज नॉट इन कॉन्वर्सेशन विद यू जब आप उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो यानी कि अगर आपके पास कोई वर्ब है, जैसे कि सॉरी, आपके पास अगर अपना जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है, यानी कि वो है या तो ही है या वो शी है या वो इट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ही है और शी है, हाँ, और इट भी हो सकता है, और दे है, दे, ही, शी, इट, ये चार याद रखने हैं। वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो या तो आपके पास अपना जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर भी हो सकता है, यानी कि वो ही जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर में है, यानी कि वो ही है या शी है या आई भी है। अगर आई भी है कहीं पे तो सॉरी, आई नहीं, ये ही या शी, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में आ गए थर्ड पर्सन की। लेकिन थर्ड पर्सन की अगर प्लूरल फॉर्म भी है हमारे पास दे, तब भी आपने एस लगाना है। दिस इज द सिंप्लीफाइड जो मैं बात बताना चाह रही थी, दैट इज दिस मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो उसके अलावा ये कि अगर तो आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यानी कि आपके पास अपना जो थर्ड पर्सन में नहीं है सब्जेक्ट, यानी कि ना तो वो दे है, ना वो इट है, ना ही है, ना शी है, और ना ही वो, यानी कि वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं, तो आपने फिर कोई चेंजेस नहीं करने अपने वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ शी, अब यहाँ पे आपने वर्ब के साथ नोटिस करना है कि मैंने क्या चेंज किया है। शी ब्रशेज हर हेयर। एक दूसरा सेंटेंस है आई ब्रश माई हेयर। अब आई जो है, अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के ही सिंगुलर आपने इज व्हाट इज मेंट हियर, यानी कि आपने आई को एज अ सिंगुलर कंसिडर नहीं करना, क्योंकि आई जो है उसके साथ मैंने आई ब्रशेस नहीं लगाया, मैंने लगाया आई ब्रश। लेकिन शी के साथ मैंने लगाया है शी ब्रशेस, बिकॉज शी इज द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हमारा रूल ये है सिंपल में, है। I'll remove this word singular here, यानी कि इसका मतलब भी यही था कि the singular यानी कि if the third person is in singular, यानी कि he and she जो है that refer to just one person and not plural people। आगे हम चलते हैं continuous की तरफ। तो continuous जो है उसमें हमारे पास as explained earlier that it refers to the continuity of an action, लेकिन ये continuity of an action जो है ये अब हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जो कंडीशन जो पास्ट टेंस से मिलती है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आएगा, यानी कि आवर वर्ब विल कम विद एन आईएनजी। बट इन दोनों में ऐसी पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो चीज़ जो उन्हें डिफ्रेंशिएट करी आपस में, इवन दो के दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, वो ये है कि पास्ट में हमारे पास वॉज एंड वर्ड लगता है, वॉज लगता है या वर्ड लगता है, वो भी अकॉर्डिंग होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। और जो प्रेजेंट है उसमें हमारे पास ये तीन वर्ड्स लगते हैं, या तो एम लगेगा या इज लगेगा या आर लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है, शी है, क्या है। तो अब फॉर एग्जांपल, अब मैं इसकी एग्जांपल लूँगी तो प्रेजेंट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो ये बनेगा कि आई एम वॉकिंग इन द पार्क, या आई एम वॉकिंग। तो एम मैंने लगाया और मैंने लगाया है वॉकिंग, यानी वॉक के साथ आईएनजी फॉर्म विच बिकम्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वॉक। और पहले मैंने जो सेंटेंस बोला था पास्ट के लिए वो था आई वॉज वॉकिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ वॉज का है और एम का है, यानी कि प्रेजेंट जो चीज़ इन्हें डिफ्रेंशिएट करी आपस में वो इनका हेल्पिंग वर्ब कर रहा है, बाकी वॉकिंग इज द सेम इन बोथ द टेंसेस। आगे हम चलेंगे तो हमारे पास आ जाता है परफेक्ट टेंस। फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास हमने बात याद रखनी है दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द पास्ट परफेक्ट टेंस इज दैट कि पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वी हैव टू वर्ब्स।
टू हेल्पिंग वर्ब्स, एक है हमारे पास हैव और एक है हमारे पास हैज़। और हैव और हैज़ की दोनों की ऑप्शन हमें क्यों दी हुई, यानी कि डिपेंड्स ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और अ प्लूरल। अगर आई या वी है तो हमारे पास हैव लगेगा, अगर कोई और वर्ब है जैसे शी है, ही है, इट है, तो उसके साथ हमारे पास हैज़ लगेगा। ठीक हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल जो है ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, यानी कि वर्ब के साथ हमने डी या ईडी लगाना है। और यही पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आ रहा था, यानी कि द डिफरेंस इज ओनली अबाउट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। मूविंग ऑन, हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एज आई सेड अर्लियर, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ द परफेक्ट टेंस एंड द कॉन्टिन्यूस टेंस, continuous perfect form and the continuous form of any tense। पहले हमने पास्ट की बात की थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात की थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि पास्ट का जो कॉन्टिन्यूस है और पास्ट का जो परफेक्ट है उनका ब्लेंड। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट है और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, उनका जो ब्लेंड है वो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। अब यहाँ पे हमने परफेक्ट से जो चीज़ ली है वो हमने लिया है हैव हैज़, यहाँ पे भी हैव हैज़, और हमने इनके दरमियान में लगाया है बीन, जो कि इन दोनों में से किसी में भी नहीं था। और उसके अलावा हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया जो कि हमारे किस में था, हमारे कॉन्टीन्यूअस टेंस में था, क्योंकि हमारे पास हमारे परफेक्ट टेंस में जो है पास्ट पार्टिसिपल था। तो ये हमारे पास बन गई है इसकी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट की मैंने एग्जाम्पल नहीं दी आपको, परफेक्ट की एग्जाम्पल हमारे पास बन सकती है कि आई हैव वॉक्ड इन द पार्क। हैव वॉक्ड का मतलब है कि ये हो चुका है, लेकिन ये जो है पास्ट में नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास यूज होते हैं प्रेजेंट के लिए। तो इवन दो कि हमें सेंटेंस से पता लग रहा है कि जैसे वो काम हो चुका है, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इट टेल्स अस के दैट this is something related to the past, this is something related to the present, not the past tense। वरना प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता ही नहीं। उसके अलावा हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हमारे पास हैव हैज़ लगेगा, बीन लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कि आई हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क, यानी कि मैं पार्क में चल रहा था। नहीं, sorry, this is not the correct translation, but still because of the have and has, this refers to the fact कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हैड आ रहा था जो कि बता रहा था कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो ज़्यादातर होता है दैट रिफर्स टू वो जो बात हमें बताती है कि प्रेजेंट है, वो हमारे पास हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो बताते हैं हैव एंड हैज़। जो यहाँ पे भी इन दोनों में हमें बता रहे हैं कि ये जो है प्रेजेंट से लिंक है इनका, ये हमारे पास पास्ट में नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू हैव नो क्वेश्चंस अबाउट द प्रेजेंट टेंस। इफ यू हैव प्लीज राइट देम डाउन, ताकि फिर हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलें एंड देन फाइनली द एग्जांपल्स। Okay, someone asked a question. Okay, so the question is, we use S and ES with the third person, and so where do we use the S and where do we use the ES? तो जिस तरह मैंने if you were present, if you were in the class, जिस वक्त मैंने D और ED का बताया था, were you there then? अगर आप तब थी तो I think the explanation will be a lot easier. Please write it down, please. आप उस वक्त थी या नहीं? ये चलें, ठीक है, ओके फाइन, I'll begin anyway. जिस तरह मैंने इससे पहले कहा था कि हमारे पास, ओके ठीक है, मैंने पहले पास्ट टेंस सिंपल पास्ट इस वक्त हम कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि हम लेट मी ओपन अप दैट पेज फॉर यू। अब ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट सिंपल में हमारे पास कंडीशन ये थी कि दैट यू हैव टू ऐड डी और ईडी टू द एंड ऑफ द वर्ब्स। तो डी या ईडी का मतलब ये है कि कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसी फॉर्म में होते हैं कि जिनके साथ आप डायरेक्टली डी लगा देते हैं तो अपनी पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपको डायरेक्टली डी लगा के वो नहीं होते,
यानी कि आपको उनके साथ ईडी लगाना पड़ता है। दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेलिंग्स, लेकिन फिर भी आपने स्पेलिंग्स तो ठीक लिखने हैं ना, वरना तो वो गलत हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ड है हमारे पास वॉक, तो वॉक के साथ हम डी नहीं लगाते एकदम, ताकि उसको उसको पास्ट में करने के लिए हम लिखते हैं वॉक के साथ हम ईडी लगाते हैं, WALKED, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली डी लगाएंगे तो दैट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी, तो इसीलिए। अब जो एस और ई एस है उसमें हमारे पास ये है कि कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एस लगाते हैं हम तो अपनी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली एस लगाने से हमारे पास कन्वर्ट नहीं होते, उनके साथ आपको लगाना पड़ता है ई एस। ठीक है, अब उसके में भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं हमारे पास। आपको समझ आई ये बात? ऑलराइट, दैट इज क्लियर। और ये जो चीज़ें हैं आपको ऐसे याद होती हैं कि जिस तरीके से हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि हमारे पास एक हम कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस जगह पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो वो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं, एक जो कुछ वर्ब्स के लिए तो जनरल रूल अप्लाई होता है कि आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल जो वॉक ही ले लें हम, तो ये उन सिंपल वाले वर्ब्स में से है जिसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है, ये फॉर्म होगी। कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दे आर इंटायरली डिफरेंट, और उनको फिर इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो वहाँ पे आपको फिर, अब क्योंकि हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं इंग्लिश के, तो वो हमें चीज़ें हमें सिर्फ याद करने से ही हमारे जहन में बैठेंगी कि जो है कौन सा वर्ब जो है उसकी जो है वो रेगुलर है, यानी कि वो डी या ईडी से अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा जो है वो ज़्यादा डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल गो है, तो गो की सारी फॉर्म्स डिफरेंट हैं, गो, वेंट, गॉन। तो ये हमें कैसे याद है आज हम सबको, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में बैठ के, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है तो हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको याद करना पड़ता है। अब ये जो एस ई एस वाला, डी ई डी वाला है, ये भी हम लोग फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, या इंग्लिश बहुत ज़्यादा सुनते हैं आप कहीं इन एनी फॉर्म, तो तब आपके जहन में चीज़ें बैठती जाती हैं और आपको आता जाता है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस जो है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास उसकी 4 फॉर्म्स हैं, यानी दैट इज़ द सिंपल टेंस, द कंटीन्यूअस, द परफेक्ट एंड द परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो सिंपल टेंस है, अगेन नो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हमारे पास। तो फ्यूचर टेंस में आपने बस ये करना है कि दैट देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग द एस, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग द डी ई डी। बस आपने जो करना है वो अपने वर्ब को एज इट इज़ रहने देना है, और उसके पीछे आपने लगा देना है विल। विल इज़ अ मॉडल वर्ब, जिस टाइम पीछे हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे थे, हैव, हैज़, वॉज, वर, एम, आर, जो है इस तरीके से मॉडल वर्ब है हमारे पास विल। नाम बेशक याद ना रखें कि मॉडल वर्ब, बट स्टिल जस्ट रिमेंबर कि फ्यूचर में हमारे पास द वर्ब विल जो है वो हमारे पास मेन वर्ब से पहले लगता है। मेन वर्ब वो होता है जो हमें एक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम करते रहे अभी तक, तो उसमें मैंने बोला है आई एम वॉकिंग, या तो एम वॉकिंग में हमारे पास एम भी वर्ब है, वॉकिंग भी वर्ब है, लेकिन वॉकिंग हमारे पास मेन वर्ब है। ठीक हो गया? यानी कि वो हमें बता रहा है कि एक्शन क्या है। ठीक हो गया? आगे हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, मीनिंग दैट द एक्शन विल बी कंटिन्यूड इन द फ्यूचर, यानी कि द एक्शन विल बी इन कंटिन्यूटी इन द फ्यूचर। तो वो हमारे पास अपने ये करना है कि यू हैव टू यूज द वर्ब इन द इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि द वर्ब विल बी विद इट इन इट्स आईएनजी फॉर्म, और उसके पीछे आपने लगाना है विल, और उसके साथ आपने बी लगाना है। Without be, your sentence or your tense, the future continuous tense will be wrong. For example, I will be walking in the park. ठीक है, तो अब हमें पता है कि in continuous form, excuse me, so we know that कि in the continuous form, where was I?
Yes, in the continuous form are in the continuous forms in every tense, the past, the present, and the future. हमारे पास जो हमारा verb है, that is in its present participle form. हमने नोट किया था, आप सबने नोट किया था, right? The only difference जो इन तीनों tenses में आ रहे हैं हमारे पास, जो एक दूसरे से differentiate करने के basis बन रही है, वो ये है कि इन सब में we have different helping verbs, and the different helping verbs जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारा टेंस जो है वो हमारे पास कौन सा है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है या पास्ट है। तो फ्यूचर के लिए आपने विल बी लगाना है, बी लाजमी लगाना है, बी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात होती है, ठीक है, बट ऑक्सिलरी इज अ मोर टेक्निकल टर्म, तो हेल्पिंग इज अ वर्ड इजियर टू अंडरस्टैंड। आगे हम चलेंगे तो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, यानी हो चुका होगा फ्यूचर में। हम किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसके लिए जो आपने याद रखना है, इसमें भी बाकी सारी बात सेम है। The thing about the past participle is the same, and that has been the same in the previous two tenses as well. यानी कि हमने पढ़ा the past perfect tense and the present perfect tense, और दोनों में हमारे पास आ रहा था past participle. Past participle क्या होता है, हमारे पास verb जो है अपने या तो डी के साथ लगा हुआ होता है, वर्ब के साथ डी लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं, यानी कि वो थोड़ा, यानी कि वो पास्ट फॉर्म में होता है। पास्ट बेशक ना कहें, लेकिन इसीलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, बिकॉज द वर्ब इज विद इट्स डी और ईडी फॉर्म। उसके अलावा जो हमारे पास जो बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर परफेक्ट के लिए, और जो डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी दोनों से, वो ये है कि इसमें हमारे पास हैव है। यहाँ पे हमारे पास हमें उसने चॉइस नहीं दी कि आपने या तो हैव लगाना है या आपने हैज़ लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैव लगाएंगे या आप हैज़ लगाएंगे, मीनिंग दैट आपने देखना है कि इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, उस हिसाब से यू विल ऐड आइदर हैव और हैज़। लेकिन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस यू विल हैव टू ऐड ओनली हैव, सिर्फ हैव ही लगाना है, आपके पास आपने हैज़ नहीं लगाना। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या अब अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, कोई भी केस है, आपने हैव लगाना है और उसके पीछे लाजमी आपने विल लगाना है, बिकॉज द वर्ड विल, द वर्ब विल इज एक्चुअली, ओके एक्सक्यूज मी, yes, so the verb will जो है that is actually telling us that we are talking about the future, because will अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो will means के will is a word that explains कि something that will happen का मतलब है कि जो होगा, अभी हुआ नहीं है, ना तो it is referring to the past, ना तो it is referring to the present। तो will जो है हमारे पास सिंपल में भी है, कॉन्टिन्यूस में भी है, परफेक्ट में भी है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी है। तो उसके अलावा आगे हम चलें तो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, द फॉर्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूस is a blend of the perfect form and the continuous form of the tense that we are discussing. पहले हमने तो कर लिए, तो अब फ्यूचर पे आ रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि दैट इसमें फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस परफेक्ट फॉर्म जो है, फ्यूचर का परफेक्ट फॉर्म और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है, ये उन दोनों का ब्लेंड है। हमने क्या क्या लिया है इसमें से, हम ये भी देखते हैं अभी। अच्छा, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों में हमारे पास विल आ रहा था, तो विल यहाँ पे हमारे पास आ गया। उसके अलावा हमने परफेक्ट से हमने हैव लिया है, यहाँ पे ये हैव आ गया, एंड कॉन्टिन्यूस से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है, ये हमारे पास आ गया। और हमने अभी तक जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस पढ़े हैं, यानी कि फ्यूचर का है, या तो वो फ्यूचर का है, या वो प्रेजेंट का है, या वो पास्ट का है, उन सब के अंदर हमने बीन लगाया है। तो यहाँ पे भी हमने बीन लगाया, एंड दैट बिकम्स द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बाकी सारे टेंसेस जो है दे आर यूज अ लॉट इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, लेकिन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो बहुत रेयरली हमारे पास कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। यू शुड नो, बट इट बिकॉज इट इज़ यूज वेरी रेयरली, क्योंकि इसकी फॉर्म ज़रा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ सेंटेंस, तो यू विल रियलाइज़ कि बहुत कम ही होता है कि हमने ऐसी कोई फॉर्म किसी सेंटेंस की सुनी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क टुमारो। अब ये फॉर्म जो है, आई विल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क, दिस इज समथिंग दैट यू डू नॉट हेयर एवरी डे,
और यू डू नॉट हेयर इवन इन मूवीज या इन अदर थिंग्स, कोई भी ऑडियो आप सुन रहे हैं या आप किसी नेटिव से सुन रहे हैं बेशक, सो दिस इजंट अ फॉर्म दैट इज यूज्ड अ लॉट, बट स्टिल यू नीड टू नो दैट. अब यहाँ पे हमारे पास हमारी टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हमारे पास आगे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने एक ही वर्ब लिया एंड आई अप्लाइड द सेम वर्ब in every tense and in every one of their forms. बस वहाँ पे हमारे पास differences of the helping verbs. Any questions so far? All right, so I'll move on to the examples. Please excuse me for a minute. All right, तो examples वाला table जो है हमारे पास, इसमें we have used the same verb for every tense and for every form of the tense, and उसके अलावा the difference is only of the helping verbs. ठीक है, तो the basic concept जो मैंने आपको पहले दे दिया, तो उसके ऊपर these examples are built. So सबसे पहले हमारे पास अगर past simple है तो I will just read out the examples, and at the end if you have any questions please ask away. तो सबसे पहले हमारे पास past simple था. I've given you the concept according to जो भी उसके बारे में हमने रूल पढ़ा, तो the sentence becomes I helped my neighbor yesterday. Simple past. और simple की past की continuous form I was helping my neighbor yesterday. Perfect, I had helped my neighbor clean his attic before I fixed his car. The rest of the sentence does not matter. As I said earlier, कि tense जो है, the main thing in the sentence that indicates कि हमारे पास ये कौन सा tense है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि the sentence spoken or the sentence written जो है, is it either in past, is it in the present or is it in the future. वो हमें जो बात बताते हैं ना, वो सिर्फ हमारा verb बताता है, और verb के साथ जो helping verb होता है, it is very important. आपने helping verb को leave out नहीं करना, because the helping verb is the one that is indicating कि हमारे पास जो हमारा tense है वो कौन सा है. तो helping verb and the verb ये हमें बताते हैं कि हमारे पास कौन सा tense है. उसके अलावा the rest of the sentence does not matter. Does not matter यानी कि वो हमें tense के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है, या वो हमें थोड़ा से कुछ लफ्ज जो है वो हमें ये बता सकते हैं कि टाइम के बारे में बता सकते हैं, टेंस के बारे में नहीं बता सकते. अब इस बात से मेरा क्या मतलब है कि हमारे पास वर्ड्स हैं yesterday, today, tomorrow. अब ये वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स जो हैं, some might say कि ये तो हमें बता सकते हैं कि ये हमारे पास पास्ट है, ये जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये हमें एक टाइम इंडिकेट कर रहे हैं. टेंस जो है, टेंस इट इज़ अ वेरी ब्रॉड वर्ड. वो हमें ये नहीं बता रहा कि मतलब हमें ज़्यादा डिटेल हमें वो नहीं दे रहा कि सारा कुछ उसमें क्या हो रहा है. टेंस जो है वो काफ़ी ब्रॉड है. टेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जो वर्ड्स हैं सिर्फ yesterday, today, tomorrow, वो हमें इतना आइडिया नहीं देंगे. वो दे आर जस्ट रिफरिंग टू अ टाइम. ओके, दिस वॉज अ रादर कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि जो कुछ वर्ड्स हैं वो हमें नहीं बताते कि हमारा टेंस क्या है. आपका वर्ब आपको टेंस के बारे में बताता है. तो आगे मैंने परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट की रीड की है. उसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैड बीन हेल्पिंग, यानी कि यहाँ पे हैड आ गया, बीन आ गया, एंड देन वी हैव द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म of the verb help. My neighbor when he was packing, I help my neighbor every day. Present का simple form आ गया. No rules applied, क्योंकि हमारे पास जो I है that is not a third person pronoun. तो हमने पढ़ा कि with third person pronouns you do not add s or es. अगर हैं तो फिर you have to add it. तो हमने कोई s या es नहीं लगाया. आगे continuous में I am helping. am जो है वो हमें बता रहा है कि this is present continuous. परफेक्ट में हमारे पास आई हैव हेल्प्ड माई नेबर. हमें क्या चीज़ बता रही है? हेल्प्ड तो आ गया, हेल्प्ड सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. हमें सिर्फ जो अब वर्ड बता रहा है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, वो है बता रहा है हैव. ओके, मूविंग ऑन. हमारे पास आई हैव बीन हेल्पिंग. द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव हेल्प
हेल्प की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म है, बीन लगा दोनों के दरमियान में, और सबसे पहले हमारे पास आ गया है हैव, जो कि हमें बताया है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता, जैसे होता शी, तो यहाँ पे शी हैज़ बीन होता, क्योंकि प्रेजेंट में वी हैव दिस रूल कि यू हैव टू अप्लाई आइदर हैव और हैज़ डिपेंडिंग ऑन कि आपका सब्जेक्ट क्या है। बट आगे हम चलते हैं तो आगे फ्यूचर सिंपल है, आई विल हेल्प माई नेबर। मैंने बोला था कि यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू एड विल विद एवरी फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। विल लगाया एंड द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प, यानी कि ना तो इसके साथ डी लगाया, ना ईडी लगा हुआ है, ना एस, ना आईएनजी। तो दिस इज द फ्यूचर सिंपल। ऑलराइट, वी हैव 15 मिनट्स टू एंड द मीटिंग, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमारे पास विल बी हेल्पिंग है इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म। आपने बस ये तो हाँ सब में रूल था कि यू हैव योर वर्ब इज इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि इट इज़ आपके वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर है तो हमने इसके साथ विल लगाया, एंड देन वी हैव टू ऐड बी in between these two verbs in the future tense, in the future continuous tense. In the perfect tense हमारे पास have आ गया। मैंने बोला था कि in future we do not have the rule कि आपने has लगाना है या have लगाना है depending on the subject। आपने सिर्फ have लगाना है no matter कि आपका subject जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे शी लगा दूँ मैं, यहाँ पे मैंने लगाया था आई शी, यहाँ पे अगर हमारे पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास यहाँ पे मैं शी लगाऊँ तो शी हैव हेल्प्ड नहीं होगा, शी हैज़ हेल्प्ड होगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में शी लगाऊँ तो ये हैव ही रहेगा, शी विल हैव हेल्प्ड माई नेबर। ऑलराइट, क्योंकि आपने याद रखना है कि द रूल इन दोनों के जो है वो डिफरेंट हैं। उसके बाद लास्टली वी हैव द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, यानी कि हमारे पास आ गया है विल लगाना है, विल इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ फ्यूचर टेंस, हैव लगाया, बीन लगाया बिकॉज बीन इज यूज्ड इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एवरी टेंस, and then we have the present participle form of the verb, that is verb plus ing helping। I will have been helping my neighbor, तो have जो है वो हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा था कि we have taken a perfect continuous जो है उसका मतलब है कि कुछ पार्ट continuous का, कुछ पार्ट जो है perfect का। तो यहाँ पे perfect का पार्ट हमारे पास है have, जो कि हमारे पास पूरा बन गया perfect continuous। And that concludes this session, today's session. So if you have any questions, please ask, write them down. Yes, you're right. Shall use होता था पहले कहीं पे, जब हमने आपको हमें ग्रामर पढ़ाई जाती थी तो हमें ये बताते थे कि दैट यू हैव टू यूज शेल विद आई एंड वी, और आप उनके साथ विल नहीं यूज करें। लेकिन अब जो है आई थिंक आपने थोड़ा you're saying it the other way around, लेकिन अब ये है कि that you can add will with I and we as well, because shell वाली जो condition थी ना वो most people would forget about it। लेकिन अगर आप shell जो है बाकी सारे verbs के साथ लगाएं, हमारे पास ये condition की थी कि हम I और we के साथ shell लगाते हैं, उसके अलावा हम किसी pronoun के साथ नहीं लगाते। तो अगर आप ये बात अभी भी ठीक है कि आप किसी और के साथ अभी भी नहीं लगा सकते, लेकिन आपको ये बात पता है कि विल जो है वो आप बाकी सबके साथ लगाते हैं, लेकिन आप आई और वी के साथ भी लगा सकते हैं। आई विल, वी विल, ये लग जाता है। लेकिन आप शी शेल या ही शेल जो है ये आप नहीं लगाते, क्योंकि शेल जो है ना, विल जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये होगा। शेल जो है वो एक तरह की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर देता है आपके ऊपर, यानी कि वो बताने की कोशिश करता है। विल का मतलब होता है हम करेंगे, ये होगा, लेकिन शैल का मतलब है कि करना चाहिए, या ज़्यादातर वो इस सेंस में यूज़ होता है कि शी शैल
या इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये जो शेल वाली चीज़ है ना, दैट इज़ रादर कन्फ्यूज़िंग। तो आप बस सिंपल रूल फ़ॉलो करें कि आपने विल ही ऐड करना है। शेल इज़ ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स जो है हमारे पास बताते हैं यही पॉसिबिलिटी को बताते हैं और प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, समथिंग अबाउट द फ्यूचर। तो ये सारे उसके लिए होते हैं। लेकिन ये हमारे पास दूसरे सेंटेंसेस, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई और सेंटेंस बता रही हैं, तो कहीं-कहीं पे हमारे पास शेल ऐड होता है, यू आर राइट। लेकिन अब फ्यूचर का रूल ये है कि उसमें उसने कोई शेल की बात नहीं की। उसने सिर्फ बोला कि यू हैव टू ऐड विल विद एवरीथिंग, विद एवरी फॉर्म ऑफ द फ्यूचर टेंस। तो आपने बस वही ऐड करना है, सो दैट विल नॉट बी कंफ्यूजिंग एट ऑल। Any other questions? If not, let's end the class.